मेरे एक व्यूअर ने मुझसे एक सवाल किया कि उनका एक होम लोन है और साथ ही साथ उनका इक्विटी म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। उनको ईएमआई वो पे कर रहे हैं, लेकिन ईएमआई पे करने में उनकी थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो वो चाहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम कर लें और उनका जो नेट कंसिडरेशन या नेट प्रोसीड होगा, उस प्रोसीड्स को वो होम लोन को प्री पे कर दें और उसको एडजस्ट कर दें। इस पर इन्होंने सवाल पूछा है कि इस परिस्थिति में क्या उसको सेक्शन 54F के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो म्यूचुअल फंड पे हुआ रिडीम करने के बाद उस पर एग्जेम्पशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेरे उस व्यूअर के उसी स्टेटमेंट की, उसकी जो इच्छाएं हैं, और टेस्टिफाई करेंगे कि क्या इस परिस्थिति में उनको 54F का एग्जेम्पशंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन 54F क्या है। सेक्शन 54F में यह कहा गया है कि यदि आप अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी छोड़ के यदि कोई भी प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट आप सेल करते हैं और उसके नेट कंसिडरेशन को यदि नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल एसेट बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे। इसके कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि जो ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी जो अपनी अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है और नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको या तो इंडिविजुअल या HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होना चाहिए। है कि ये एग्जाम्पशंस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही मिलेगा। इसका मतलब कि जो कैपिटल एसेट आपने सेल किया जिसका कि नेट कंसिडरेशन आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस कैपिटल एसेट पे यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो आपको कोई एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 54F नहीं होगा। एग्जाम्पशंस तभी मिलेंगे जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तीसरा कंडीशन है कि जब न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, इसका कई मतलब होता है। सबसे पहला मतलब कि आप नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। दूसरा मतलब कि आप उस पैसे से, उस नेट कंसिडरेशन से नई हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सवाल होता है कि यदि हमें परचेज करना हो न्यू हाउस प्रॉपर्टी तो कितने दिनों के अंदर परचेज करनी चाहिए, सो दैट कि हमें सेक्शन 54F के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्पशंस मिलेगा। तो परचेज के केस में कहा गया है कि जिस दिन आपने पुराना कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ, उस ट्रांसफ़र डेट के 1 साल पहले तक यदि आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो माना जाएगा कि नेट कंसिडरेशन आपने इन्वेस्ट कर दिया है। और या तो जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट होता है उसके 2 वर्षों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी में कर दें। तो ये तो हुआ परचेज के केस में कि जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट होता है उसके 1 वर्ष पहले से लेके जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट होता है उसके 2 वर्षों के अंदर तक यदि न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सेक्शन 54F के अंतर्गत टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे। ये तो परचेज की बातें हुई। न्यू रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में ये कहा गया है कि 3 वर्षों के अंदर यदि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो भी इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन में हुए हैं तो माना जाएगा कि आपने नेट कंसिडरेशन को इन्वेस्ट किया और अकॉर्डिंगली आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशंस मिलेंगे। चौथा कंडीशन है कि जिस समय आप न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय आपको एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से अधिक आपके पोजीशन में या आपके ऑनरशिप में नहीं होना चाहिए। 5वां कंडीशन है कि जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें इन्वेस्ट किया है उसको यदि 3 वर्षों के अंदर यदि आपने सेल कर दिया तो जिस असेसमेंट ईयर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सुविधा मिली थी जबकि आप नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए थे वो विड्रॉ हो जाएगा। और जिस दिन आपने नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आपने सेल किया तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस असेसमेंट ईयर में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारी बातें हो गई
कि किन किन परिस्थितियों में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जम्पशंस मिलेंगे, लेकिन अब अगला सवाल है कि कितना हम इन्वेस्ट करें और कितना एग्जम्पशंस मुझे मिलेगा। इसमें छठा कंडीशन ये है कि यदि आपने पूरे के पूरे नेट सेल कंसिडरेशन आपने इन्वेस्ट कर दिए न्यू हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आपको पूरे के पूरे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए थे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन परिस्थितियां ये भी हो सकती हैं कि पूरा नेट कंसिडरेशन आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो आखिर उसका कैलकुलेशन क्या होगा। का मतलब कि यदि नेट कंसिडरेशन का कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट होगा। और एग्जम्पशंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एग्जम्पशंस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन। इसको यदि एक सिंपल एग्जांपल के बारे में यदि सोचें तो यदि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है 5 करोड़ रुपए की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 4 करोड़ रुपए और इन्वेस्टमेंट किया 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए, तो एग्जम्पशन जो होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉन सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू 4 गुने 3। 4 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, 3 आपका इन्वेस्टमेंट था, अपॉन 5 था आपका सेल कंसिडरेशन, ये आता है 2.4 करोड़ रुपए। यहाँ देखा आपने कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 करोड़ हुए थे, सेल कंसिडरेशन आपका 5 करोड़ था, लेकिन 5 करोड़ में से आपने 3 करोड़ ही इन्वेस्ट किया था आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेंगे वो 2.4 करोड़ रुपीज़ ही मिलेंगे। इसके साथ 1 अप्रैल 2024 से एक नए प्रोविजंस आए हैं। इसके पहले 1-4 अप्रैल यानी 31/3/2024 तक जो कंडीशंस बताए इतने ही कंडीशंस थे, लेकिन एक नया कंडीशन इन्होंने 1 अप्रैल 2024 से इंसर्ट किया है इनकम टैक्स एक्ट में। और इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यदि 10 करोड़ रुपए से अधिक होता है, फिर से मैं बता दूं मैं कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से अधिक होता है तो एग्जम्पशंस कैलकुलेट करने के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 10 करोड़ रुपए तक। इसका मतलब यदि एक एग्जाम्पल के द्वारा यदि हम समझें कि आपका सेल प्रोसीड 20 करोड़ रुपए है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उससे 15 करोड़ रुपए है और इन्वेस्टमेंट किया 20 करोड़ रुपए में से 18 करोड़ रुपए। यहाँ आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट किया 18 करोड़ रुपए, लेकिन इस अमेंडमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन पर्पज से ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 10 करोड़। इसका मतलब कि यहाँ 18 करोड़ को माना जाएगा 10 करोड़। और इस हिसाब से यदि एग्जम्पशंस निकालते हैं कितने एग्जम्पशंस मिलेंगे, तो लॉन्ग टर्म है यहाँ 15 करोड़, तो 15 इंटू इन्वेस्टमेंट जो कि रेस्ट्रिक्ट हो गया है 10 करोड़ रुपए तक ही, तो 18 करोड़ के बदले यहाँ 10 लिखेंगे और अपॉन सेल कंसिडरेशन 20 करोड़ है तो अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 7.5 करोड़ रुपए। यहाँ आपने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 करोड़ हुए थे, सेल कंसिडरेशन 20 करोड़ थे, 20 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन जो एग्जम्पशन मिला मुझे वो 7.5 करोड़ रुपए का ही मिला। तो ये सारे कंडीशन है सेक्शन 54F के। अब जो मूल सवाल है कि म्यूचुअल फंड बेचकर हमने होम लोन को एडजस्ट कर दिया जिसकी EMI चल रही थी, तो म्यूचुअल फंड पे जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर एग्जम्पशन सेक्शन 54F के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें कंडीशन नंबर 3 पे जाना पड़ेगा, जहाँ की लिखा है कि न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो 2 स्थितियाँ बनती थी, एक परचेज की, एक कंस्ट्रक्शंस की। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के केस में ये मेंशन है कि जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफ़र हुआ उसके 3 वर्षों के अंदर आपका हाउस कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन का केस तो इस मुद्दे पर इररिलेवेंट है, इसको चर्चा ही नहीं करनी है। बात रही परचेज की। परचेज में लिखा है कि जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 1 वर्ष पूर्व तक यदि आपने कुछ परचेज किया है तो माना जाएगा कि आपका न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जम्पशन मिलेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि माना कि आपने 1 जनवरी 2025 को एक हाउसिंग लोन लिया, या यूँ कह लें कि आपने 1 जनवरी 2025 को एक मकान परचेज किया और हाउसिंग लोन लिया जिसकी EMI 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हुई। 1 दिसंबर 2025 को आपने म्यूचुअल फंड बेचा था जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ था। वो जो सेल प्रोसीड्स थे वो 1 करोड़ रुपए थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70 लाख थे, और जो हाउसिंग लोन की आउटस्टैंडिंग थी उस दिन 1 दिसंबर 2025 को वो
80 लाख थी, तो आपने 1 करोड़ में से 80 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो एग्जाम्पन्स जो इसमें मिलेंगे, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन सेल कंसिडरेशन, तो इस केस में आपके 56 लाख पे आपको एग्जाम्पन्स मिलेंगे। बाकी रिमेनिंग जो 14 लाख होंगे 80 लाख में से, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अप्रोप्रिएट रेट है उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि, चूँकि कंडीशंस है कि जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 1 वर्ष पहले तक यदि आपने कुछ परचेज किया है तो उस पर माना जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सेक्शन 54F के अंदर है। इसमें ये इरेलीवेंट है कि ईएमआई आपकी कब से स्टार्ट होती है। उदाहरण के तौर पे यदि आपने हाउस परचेज न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 30/11/2024 के बाद कभी परचेज की है और ईएमआई कभी भी स्टार्ट हुई हो, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट पे सेक्शन 54F के अंतर्गत एग्जाम्पन्स मिलेंगे। लेकिन यदि 30/11/2024 के पहले कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो और आपकी ईएमआई किसी भी महीने से स्टार्ट होती हो, तो उस पर आपको ये सुविधाएं, ये एग्जाम्पन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिखा है कि 1 वर्ष पूर्व तक, चूँकि 1/12/2025 को आपने रिडीम किया जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ, इसका मतलब 30/11/24 ऑनवर्ड जो भी आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है वो इस प्रोविजंस के अंदर आते हैं। उसके पहले जो भी इन्वेस्टमेंट रहा होगा उस पर ये प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। इसका मतलब ईएमआई कब से स्टार्ट होती है इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को, चाहे होम लोन लिया हो या आपने पैसे लगाए हो, कब परचेज किया, और ये 1 वर्ष पूर्व के अंदर होना चाहिए। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं ना तो सीए हूँ, ना मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।